गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्युत्पत्ति कोश इस पाठ का पहला भाग आपने पढ़ा होगा। ये पाठ थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से और 2 भागों में पढ़ाया जाएगा, तो हम अभी दूसरे भाग को शुरुआत करते हैं। व्युत्पत्ती म्हणजे शब्दाच्या अर्थाचे किंवा शब्दाच्या मुळाचे ज्ञान। बच्चों, व्युत्पत्ति का अर्थ मैंने आपको पहले भाग में ही बताया था, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है। व्युत्पत्ति का अर्थ है शब्दों के अर्थ का या शब्दों के मूल का ज्ञान। मूल मतलब रूट्स, जहाँ से ओरिजिन या जहाँ से वो शब्द आया है, मूलतः जहाँ से आया है, शब्दों का रूट जहाँ से वो उसकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इस शब्द को व्युत्पत्ति कोश में लिखा जाता है या उसके बारे में जानकारी दी जाती है। एखाद्या शब्दाच्या मुळाविषयी माहिती देणे म्हणजे व्युत्पत्ति सांगणे। किसी शब्द के बारे में पूरी तरह से जानकारी देना, उसके ओरिजिन के बारे में बताना, कहाँ से आया है, ये सब बताना, इसे कहते हैं व्युत्पत्ति बताना। अशा अनेक शब्दांच्या व्युत्पत्तीचा संग्रह म्हणजे व्युत्पत्ति कोश। और ऐसे अनेक शब्दों के व्युत्पत्ति का या उनके उगम का या उनके मूल रूप का ज्ञान या संग्रह जिसमें होता है, उसे कहते हैं व्युत्पत्ति कोश। भाषेत अनेक कारणांनी बदल होत जातात। व्युत्पत्ति कोशात या बदलाचे मूळ आपल्याला शोधता येते। भाषा में बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे कारणों से बदल होते जाते हैं, और इन बदलों का कारण हमें, या इन बदलों का मूल भी, इन बदलों का ओरिजिन भी हमें व्युत्पत्ति कोश में मिलता है। अब कैसे, तो देखते हैं हम लोग। उदाहरणार्थ, भाषेमध्ये इतिहासाच्या दृष्टीने जे फरक होतात ते भिन्न भिन्न काळातील भाषा बोलणाऱ्यांच्या शब्दांच्या उच्चारामध्ये व समाजामध्ये वापरात असलेल्या शब्दांच्या होणाऱ्या अर्थोचित बदलांचे परिणाम आहेत। बच्चों देखो, बड़ा एक वाक्य दिया हुआ है यहाँ पर कि कई सालों से इतिहास में, मतलब पुराने ज़माने से कोई भाषा बोलते आ रहे हैं हम लोग, और अलग अलग काल में, अलग अलग युग में उस भाषा में शब्दों के उच्चारण में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने वाले शब्दों के अर्थ में बदलाव होते चले जाते हैं। कभी कभी कोई कठिन शब्द है, उसे थोड़ा आसान बनाकर बोला जाता है। आगे आगे हर एक युग में उसमें बदलाव इस तरह से होते जाते हैं, क्योंकि भाषा बनी ही इसलिए है कि आसानी से बोल सकें। तो ये उच्चारण या अर्थ के स्वरूप में जो बदल होते जाते हैं, उन सब चीज़ों को व्युत्पत्ति कोश स्पष्ट रूप से बताता है। अब जैसे मराठीतील आग हा शब्द संस्कृतमधील अग्नीपासून आला, हे आपल्याला व्युत्पत्ति कोशामुळे कळते। पहला ही उदाहरण दिया है बच्चों, आपको समझ आ जाएगा कि मराठी में जो आग, ये जो शब्द है आग, हिंदी में भी तो आग ही बोलते हैं, मराठी हिंदी में जो आग शब्द है वो संस्कृत के अग्नि इस शब्द से आया। ये हमें व्युत्पत्ति कोश से पता चलता है। भाषेत बदल होण्यामागे बऱ्याचदा सुलभीकरणाची म्हणजे सोपे करण्याची प्रवृत्ति असते। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि भाषा में बदल होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण भाषा को सुलभ बनाना, सुलभ मतलब इजी बनाना, ये उसके पीछे का कारण होता है। उदाहरणार्थ, अग्नीपासून आग हा शब्द तयार होण्यापूर्वी प्राकृतमध्ये अग्गी हा शब्द तयार झाला, और ये भी अचानक से अग्नि से आग नहीं बना है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनके स्वरूप में थोड़ा थोड़ा बदल होता चला गया। जैसे कि पहले संस्कृत के बाद प्राकृत ये भाषा आई, और बाद में उससे मराठी, हिंदी, ये एक सादा सुलभ स्वरूप बन गया। तो अग्निपासून आग बनने से पहले, अग्नि से आग बनने से पहले प्राकृत भाषा में अग्गी ये शब्द तयार हो गया था। हा उच्चार सोपा होत होत मराठी, हिंदी सारख्या आधुनिक भाषात त्यापासून आग हा शब्द तयार झाला, और इसी उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन को इजी बनाते हुए मराठी, हिंदी में, आधुनिक भाषाओं में वो आग ऐसे शब्द बन गया। कुठल्याही 2 भाषा बोलणारे भाषक जेव्हा एकमेकांच्या संपर्कात येतात, तेव्हा त्यांच्या भाषांतील शब्दांची देवाणघेवाण होते। कधी कधी व्याकरणिक घटकांचीही देवघेव होते। या सर्वांची नोंद व्युत्पत्ति कोशामध्ये पाहायला सापडते। शब्द सिद्धीमध्ये आपण हेच पाहतो। यहाँ पर आगे लेखक बताते हैं कि कोई भी 2 अलग अलग भाषा बोलने वाले भाषिक या भाषा बोलने वाले लोग जब एक दूसरे के
साथ आ जाते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उनकी भाषा के शब्दों का एक दूसरे से लेन देन होता है। देवान घेवान मतलब बेटा ये गिव एंड टेक होता है। और ये सिर्फ शब्दों का ही नहीं, तो कभी कभी व्याकरण के घटक वो भी, उनकी भी लेन देन हो जाती है। ये सब व्युत्पत्ति कोश में हमें देखने मिलता है। मराठी के, हिंदी मराठी के ग्रामर में जो शब्द सिद्धि प्रकार है उसमें यही देखने को मिलता है। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उसे ध्यान से देखो। भाषा, मूल शब्द, मराठी शब्द। अब 3 भाषाओं में एक ही शब्द को 3 भाषाओं में अलग अलग शब्दों का अलग अलग मूल रूप क्या था और मराठी में आने के बाद वो कैसे बना, वो आपको दिया हुआ है उदाहरण के तौर पर। संस्कृत में जो मूल शब्द है तुंड, उसे मराठी में तोंड कहा जाता है। सुलभ करने के लिए, आसान करने के लिए तुंड का उच्चारण धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया तोंड ऐसे बोलने लगे, तो मराठी में शब्द आया तोंड। कन्नड़ में तुप्प ऐसा एक्चुअली मूल शब्द है, ओरिजिनल वर्ड तुप्प है, जिसे मराठी में बोला जा रहा है तूप। मतलब ये सारे शब्द यहाँ से मराठी में आए हुए हैं। अब अरबी शब्द, अरबी भाषा का भी एक उदाहरण दिया है, इत्र, जिसे मूल शब्द या ओरिजिनल वर्ड इत्र है, जिसे मराठी में अत्तर कहा जाता है। काळाप्रमाणे शब्दांच्या स्वरूपात, त्यांच्या अर्थात, त्यांच्या परस्पर संबंधात बदल होतात आणि हे बदल अपरिहार्य असतात। समय के हिसाब से शब्दों के स्वरूप में, उनके अर्थ में और उनके एक दूसरे के संबंध में फर्क होता जाता है। और ये फर्क जो या बदलाव जो है, ये परिवर्तन टाल नहीं सकते, ये होता ही है। निरीक्षण करा, तुमचे आजी आजोबा बोलत असलेली भाषा, तुमचे आई बाबा बोलत असलेली भाषा, तुम्ही आणि तुमच्या भावंडांची भाषा, तुम्ही आणि तुमच्या मित्रांमधील भाषा, उदाहरणार्थ व्हॉट्सॲपची भाषा, या सगळ्यात खूप फरक आहे, हे तुमच्या लक्षात आलंच असेल। लेखक कहते हैं कि हम अगर थोड़ा पीछे जाए तो हमारे दादा दादी, नाना नानी बोल रहे थे जो भाषा, वो भाषा, माँ बाप जो भाषा बोलते हैं वो, हम अपने भाई, आप अपने भाई बहनों के साथ बात करते हैं वो, या आप अपने दोस्तों से जो बात करते हैं, जिस भाषा को इस्तेमाल करते हैं, इन सब भाषाओं में फ़र्क है। उदाहरणार्थ व्हाट्सएप की भाषा, जैसे कि व्हाट्सएप लैंग्वेज है, अब ये धीरे 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 समय के हिसाब से होता हुआ बदल, और ये अनअवॉइडेबल है, टाल नहीं सकते। कधी कधी पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या शब्दाचा अर्थ हळूहळू बदलत जातो आणि मूळ अर्थाबरोबरच आणखी एखादा अर्थ भाषेमध्ये स्थिरावत जातो। अब यहाँ पर एक बात ये कही है कि कभी कभी पहले अस्तित्व में या कभी कभी पहले जो था, ऐसे किसी शब्द का अर्थ बदलता चला जाता है, और शब्द वही है लेकिन उसका अर्थ मूल अर्थ के साथ साथ थोड़ा और गहरा, थोड़ा और अलग होते होते उस भाषा में स्थिर होता है या फिर उसी भाषा में बस जाता है। जैसे कि शहाणा या शब्दाचा अर्थ पूर्वी हुशार, बुद्धिमान, चलाक असा होता। हा शब्द सज्ञान या शब्दावरून आला असावा असे व्युत्पत्ति कोशावरून दिसते। बच्चों, शहाना शब्द सुना होगा मराठी में, तो ये जो शब्द है पहले, कई साल पहले, इसका अर्थ या इनफैक्ट आज भी इसका सही अर्थ हुशार, बुद्धिमान, चलाक मतलब इंटेलिजेंट इसी तरह से है या ऐसा ही है, और ये शब्द सज्ञान इस मूल रूप से आया है, ऐसे व्युत्पत्ति कोश में पता चलता है। लेकिन आता मूल अर्थाव्यतिरिक्त, मूल अर्थ तो है ही, लेकिन इसके अलावा शहाणाचा अतिशहाणा असा अर्थ सुद्धा रूढ़ होता है। और अब तो शहाना ये सिर्फ बुद्धिमान या होशियार या इंटेलिजेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो शहाना मतलब अतिशहाना या मतलब बहुत शहाना है, इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है। काही काळाने याची नोंद व्युत्पत्ति कोशात दिसण्याची शक्यता आहे, और कुछ समय बाद हो सकता है कि इसी अर्थ को व्युत्पत्ति कोश में भी डाला जाए। एकाच अर्थाचे शब्द निरनिराळ्या संदर्भात निरनिराळी रूपे धारण करतात। उदाहरणार्थ, अब नीचे देखिए, लेखक आगे कहते हैं कि कुछ एक ही शब्द के, एक ही अर्थ के शब्द अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग रूप ले लेते हैं। वो कैसे, वो देखिए, नीचे 3 कॉलम्स दिए हैं। शब्द अनेक, अर्थ एक, वेगवेगळ्या संदर्भात वापर। पहले कॉलम में बताया है कि शब्द एक ही है, शब्द अनेक है,
अर्थ लेकिन उनका एक ही है, लेकिन उनका संबंध अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है रेफरेंस के रूप में। वात, पवन, मरुत, समीर, अनिल, ये जो सारे शब्द है दिखने में अलग है लेकिन इनका अर्थ एक ही है, वारा, विंड। अब इनको अलग अलग रेफरेंस में कैसे इस्तेमाल किया गया है, तो पवन चक्की जो होती है उसमें पवन इस शब्द को इस्तेमाल करके पवन चक्की शब्द लिया हुआ है या उसका एक अलग अर्थ बन गया पवन चक्की, लेकिन उसी जगह पे भले ही अर्थ एक ही है इसलिए हम लोग वात चक्की, अनिल चक्की नहीं बोल सकते, यहाँ पर पवन चक्की सही शब्द है। तो इस तरह से किस संदर्भ में कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए वो भी तय है। अब नीचे देखिए 2 शब्द और दिए हैं, वात चक्र, समीर चक्र। अब शब्द वही है, वात चक्र बोल सकते हैं लेकिन समीर चक्र नहीं बोल सकते, अर्थ सेम है लेकिन शब्द अलग। तो तसेच समान दिसणाऱ्या शब्दांचे अर्थ वेगवेगळे असतात। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दिखते एक जैसे हैं लेकिन उनका वाक्य में अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे आपको भी 2 अर्थ, एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ लिखने के लिए आते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर पाठ ये शब्द दिया है। अब हम जब पाठ की बात करते हैं तो लेसन, और एक और पार्ट का अर्थ है शरीर का एक अवयव, तो अलग अलग प्रकार से इनका अर्थ कैसे लिया जाता है वाक्य में। माझी पाठ दुखते आहे, यहाँ पर पार्ट शब्द का अर्थ है शरीर का एक अवयव, पार्ट ऑफ अ बॉडी। और दूसरा जो अर्थ है हा पाठ अवघड आहे, यहाँ पर जो है पार्ट वो है लेसन, कि ये लेसन डिफिकल्ट है, अवघड आहे। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा भाग, व्युत्पत्ति कोश का दूसरा भाग, मतलब पेज नंबर 262 पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पढ़ लिया है। इसे थोड़ा अच्छे से पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा भाग मतलब इस पाठ का आखिरी भाग अगली बार हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।